हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं करंट अफेयर्स बाय कमलाक झा यूट्यूब चैनल। आज हम 13 टू 18 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो भी सारी घटनाएं हुई हैं उन सभी के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे, जो आपके वेरियस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होंगी। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस लेक्चर को एंड तक देखते रहिए। हम आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट जीएस जीके से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, आप ये लेक्चर देख रहे हैं मतलब आपका 100% गारंटेड सिलेक्शन होगा करंट के मामलों की मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को एंड तक देखते रहिए और जो भी मैं आपको बोलता हूँ, जो भी आपको चीज़ें देता हूँ कि हाँ आप इसको रिवाइज करिए, ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए, तो वो आप फॉलो करिए और उनको रिलीजियसली फॉलो करिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके लिए प्रॉपर होती रहेंगी और करंट का सेशन आपसे बिल्कुल नहीं छूटने वाला। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप अगर ये पीडीएफ का पेड पैकेज लेना चाहते हैं तो इस पीडीएफ के पेड पैकेज के प्राइजेस हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डाउन कर दिए हैं। 50 रुपीज़ में ये पीडीएफ का पेड पैकेज आपको मिलने वाला, जो कि अब 30 रुपीज़ में मिलेगा। पीडीएफ का पेड पैकेज लेने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज कर देना है और इस नंबर पे मैसेज करने के बाद वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और आपको और कोई डिटेल चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते देख सकते हैं, वहाँ से आपको इस पीडीएफ के पेड पैकेज के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आप सर के अगर फेसबुक में है तो सर के अकाउंट में जो है वो मैसेज कर सकते हैं, वहां से भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लेक्चर आज का। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि 13 से 18 जनवरी तक के बीच में हुए हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कौन इनमें से कौन सा देश, जो नीचे आपको कंट्रीज दी हैं इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर नहीं है, परमानेंट मेंबर नहीं है। तो आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 परमानेंट सदस्य हैं, यानी 5 परमानेंट मेंबर है और 10 जो है आपके वो नॉन परमानेंट मेंबर है। तो इसमें पस से परमानेंट मेंबर कौन सा नहीं है कंट्री, ये आपको बताना है। आपको सिंपली क्या करना है, देखिए आप इस सेशन से आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाती है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, एक पेन पेपर लेके बैठना है और जो भी क्वेश्चन है आपको उनको रीड करना है। देन उसके बाद आपको आंसर अपने उसी पेपर पे लिख लेना है और जैसे ही मैं आपको आंसर बताता हूँ तो आपको उससे मैच करके देखना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। इससे आपकी क्या होगी, रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया। इंडिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए ये रहे आपके 5 परमानेंट मेंबर्स, जिसमें से चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और रशिया और आपकी यूएसए है। ये आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट अगर आपसे पूछता है तो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आप बता देंगे कि 24 अक्टूबर 1945 में यूएनएससी यानी सिक्योरिटी काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, चलिए ये हम करंट में क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको कई बार पहले बताया हुआ है कि कोई भी अगर हम टॉपिक करंट में पढ़ते हैं तो हाल ही में उसके बारे में कोई ना कोई चीज़ें हुई होती है। तो अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं कौन, डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, तो वो कहाँ गए थे, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में गए थे और वहाँ की डिबेट में उन्होंने आतंकवाद वाले मुद्दे पर खुलकर बात की है और वहाँ के सभी सदस्यों को उन्होंने इसके बारे में जो है वो सारी चीज़ें बताई। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी बहुत ज़्यादा आतंकवाद के बारे में सारी चीज़ें चल रही हैं और चर्चा भी हो रही है उन सब चीज़ों के बारे में, तो इन्होंने अपना जो है वो पक्ष रखा है। ठीक है, अगर आप बात कर लेते हैं इसके बारे में, नॉन परमानेंट मेंबर के बारे में, तो ये 10 आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने आपको नॉन परमानेंट मेंबर के बारे में भी बता दिया है। नॉन परमानेंट मेंबर जो 10 है उनमें इंडिया भी है। तो अगर आपसे पूछता है कि इंडिया परमानेंट है कि नॉन परमानेंट है, तो अभी के लिए इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है। हालांकि कोशिश कर रहा है कि परमानेंट मेंबर बन जाए, क्योंकि परमानेंट मेंबर क्या है, इनके पास एक स्पेशल पावर होता है। अगर आपको पता हो कि वीटो पावर, तो वीटो पावर क्या होता है कि अगर कोई भी कंट्री किसी भी मुद्दे पर बात चल रही होगी और उसमें मतदान का इनमें मतदान का सिस्टम यानी वोटिंग सिस्टम होता है। अगर किसी कंट्री के बारे में, जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे पाकिस्तान की बात हो रही है। ठीक है, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, अगर आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है और अगर वहां पे बात चल जाती है कि पाकिस्तान का बहिष्कार किया जाए या पाकिस्तान को किसी भी तरह से वो किया जाए इसका
ठीक है, तो अगर पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है आतंकवाद की या किसी भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो अगर उसको पनिश करना हो तो और सारे जितने भी मेंबर्स कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट चली जाए कि नहीं इसको पनिश करना ही करना है। अगर वो सारी चीजें क्लैरिफाई हो भी जाती हैं कि हाँ पनिश किया जाएगा, लेकिन इन 5 परमानेंट मेंबर्स में से कोई उठ के ये बोल देता है, सपोज करिए चाइना क्यों, जो कि ज्यादा फेवर लेता है अधिकतर पाकिस्तान का, तो अगर चाइना खड़ा होकर वहां पर बोल देता है कि नहीं आप इसको पनिश नहीं कर सकते, आप इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं लगा सकते, कोई भी एक्ट नहीं लगा सकते जिससे इसको पनिश किया जा सके, तो वहां पे चाइना की बात को माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट मेंबर है और इसके पास वीटो पावर होता है। कई बार चाइना ने जो है वो पाकिस्तान को यहाँ पर बचाया है। तो ये होता है एक स्पेशल वीटो पावर कि कोई भी कंट्री के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी, मतलब कोई भी कंट्री नहीं, इन 5 कंट्रीज के पास ये पावर होता है कि किसी भी कंट्री के ऊपर वो लोग सैंक्शंस लगाने से रोक सकते हैं बाकी कंट्रीज को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और अगर आप बोलेंगे तो इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बना के लाऊंगा मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है खुद में, और इसके बारे में बहुत सारी चीजें की बारे में बात की जा सकती है। हालांकि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो इस जिससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। क्या क्या पूछ सकता है? परमानेंट मेंबर पूछ सकता है, तो 5 है। स्टैब्लिशमेंट पूछ सकता है। ठीक है, तो 24 अक्टूबर 1945 परमानेंट मेंबर बता दिए, नॉन परमानेंट मेंबर बता दिए। ठीक है, हाँ, और एक चीज और देख लीजिए कि ऐसे देशों को काउंटर करने के लिए यहाँ एक टास्क फोर्स का यहाँ पे गठन किया गया, एफएटीएफ जिसका नाम है। ठीक है, और देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, द कंट्री शुड नॉट ब्रिंग इन डबल स्टैंडर्ड इन द बैटल, फॉर इंस्टेंस देयर आर कंट्रीज दैट सपोर्ट टेररिज्म। ठीक है, जो कि आतंकवाद को जो भी कंट्री सपोर्ट करती है, तो उसके लिए ये क्या है, और बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, सच कंट्रीज आर ब्लैक लिस्टेड बाय द इंटरनेशनल बॉडीज सच एज एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा उसको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ये कई तरह की लिस्ट निकालती है जिससे उस पर सेंक्शन लगाए जाएं। तो यहाँ पे अगर सेंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो अब मैंने आपको जैसे बताया कि सेंक्शन अगर लग रहा होता है, वहाँ पे वीटो पावर का यूज करके कोई भी कंट्री जो है वो सारी चीजें रोक सकती है। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर की बात करें तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा करंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021 टू 2026 ऑफ इंडिया विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द डेट। भारत की नई विदेश व्यापार नीति जो लागू होने वाली है वो किस तारीख से लागू होने वाली है? पहला क्वेश्चन तो ये है आपका, और दूसरा क्वेश्चन है ये है कि कौन इसे लागू करेगा। तो ये मतलब किस डिपार्टमेंट ने बोला है, किस मिनिस्ट्री ने बोला है इसको लागू करने के लिए, ये दोनों क्वेश्चन हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन है, 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी, 5 मई 2020 से लागू होगी, 15 जून 2021 से, या 16 दिसंबर 2021 से। न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसके लिए तब तक आप सोचिए, मैं उसके बारे में कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस मंत्रालय द्वारा। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये लागू की जाएगी। ठीक है, और इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ कि 1 अप्रैल 2021 से। कब से लागू की जाएगी? तो 1 अप्रैल 2021 से लागू की जाएगी। और इसमें क्या होगा, देखिए बढ़ावा दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जाएगा इस पॉलिसी के अंदर कि भारत में फॉरेन ट्रेड आए। फॉरेन ट्रेड आए मतलब जैसे ही बाहर का व्यापार जो है वो, भारत का व्यापार जो है वो बढ़ेगा बाहर, बाहर अदर्स कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में, तो वहाँ पे भारत की जो डेवलपमेंट है और भारत की जितनी भी पॉलिसीज हैं, ठीक है, वो इम्प्रूव होंगी और बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो इसके इसके रिगार्डिंग बहुत सारी जो है वो इसमें इम्प्लीमेंट किए गए हैं, और ये पॉलिसी जो है वो लॉन्च की गई है। कब लॉन्च की जाएगी, किस तारीख से लागू होगी? तो 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगी। ये रही कुछ इसकी इंपॉर्टेंट जो है वो मैं जो लेके आया हूँ आपके लिए इसके पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट यहाँ देख लेते हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। हैज अनाउंस दैट न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉर 2021 टू 2026। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, दिस पॉलिसी एम टू बूस्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मैंने आपको बताया था कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है भाई, व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा इसके तहत। तो इसको लेके जो है ये इनिशिएटिव को बढ़ावा मिलेगा। इसका एम जो है वो, ये मुख्य एम जो है वो, उद्देश्य यही है इसका। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा भाई, देखिए, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिसेंटली अनाउंस दैट द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021 टू 2026 इज टू कम इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1 2021। ठीक है, इससे होगा क्या? तो यहाँ पे देखिए, यदि भारत 12% नाम मात्र की विकास दर से बढ़ता है, तो 2018 के स्तर से 2.7 ट्रिलियन, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की वादा किया था, लेकिन क्या हुआ भाई, 2024 तक इन्होंने बोला था कि 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है हम उसको बूस्ट कर देंगे, लेकिन कोविड की वजह से और भी कुछ रीजंस की वजह से ये जो है वो आंकड़ा टच नहीं हो पाया। हालांकि सभी जितनी भी कंट्रीज थी उन सभी की जीडीपी जो है वो डाउन चली गई, लेकिन अभी ये जो ट्रेड पॉलिसी है इसके रिगार्डिंग ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से इनहेंस किया जाएगा, इसलिए
सारी चीजें हुई हैं, ठीक है। और इसके लिए अलग अलग स्कीम्स निकाली जाएंगी। कौन कौन सी अलग अलग स्कीम्स है? ये 5 डिफरेंट स्कीम्स हैं जो मार्केट में लाई जाएंगी, जिनके तहत और इनको लगा के, इनकी ये सारी चीजें यूज करके इसको इनहेंस किया जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये रही न्यूज। देखिए, आप इन स्लाइड्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके स्लाइड्स को पढ़ सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ का पेड पैकेज ले रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। पीडीएफ का पेड पैकेज में ये सारी एज इट इज जैसे आपको पीडीएफ मिल रही है, ये एज इट इज आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा कि किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की जा रही है? तो आपको पता है कि आपके कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है, ठीक है। कब लॉन्च की जाएगी? तो 1 अप्रैल 2021 से लॉन्च की जाएगी, मतलब इसको लागू होना है, ठीक है। लॉन्च तो हो चुकी है, लागू होगी, ठीक है। और क्या होगा? अगर आपसे पूछता है कि इस जो आपकी न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसका उद्देश्य क्या है, तो आपको यहाँ बता सकते हैं कि भाई इसका एम जो है वो बूस्ट करना है किसको? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द कायाकल्प अवार्ड आर प्रेजेंटेड बाय विच ऑफ दीज मिनिस्ट्रीज? कायाकल्प पुरस्कार इनमें से किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन है? राजनाथ सिंह है आपके। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं आपके अमित शाह जी, मिनिस्टर हैं ये गृह मंत्रालय के आपके। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके मंत्री कौन है आपके? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसका राइट आंसर भी यही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कायाकल्प पुरस्कार। अच्छा, ये होता क्या है तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें क्या होगा? देखिए, जो हाल ही में रिसेंटली ये रहेगी आपकी information. Recently, the Ministry of Family and Health and Family Welfare has conferred फिफ्थ नेशनल कायाकल्प अवार्ड। देखिए, यहाँ से एक आपका और क्वेश्चन बन जाता है, अगर आपसे पूछता है कि नेशनल कायाकल्प अवार्ड जो हाल ही में बांटे गए वो कौन से वाले थे, मतलब किस नंबर के थे, तो ये 5th नंबर के थे, ठीक है। ये अवार्ड जो है वो किसको बांटे जा रहे हैं? तो ये हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, जितने भी आपके हॉस्पिटल्स हैं वो जितनी हाई स्टैंडर्ड रखते हैं हाइजीन को लेके, सैनिटाइजेशन को लेके, उन उन सारी चीजों को मेजर करके ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। और अभी देखिए, अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट कौन आया है, इस मतलब किसको मिला है, तो ये एम्स भुवनेश्वर को फर्स्ट अवार्ड मिला है कि इस कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी बी के अंदर कायाकल्प अवार्ड को जो है वो किसको मिला है? एम्स भुवनेश्वर को मिला है, ठीक है। यही बात करें कि सेकंड किसको मिला है, तो सेकंड आप ये दे सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, JIPMER, इसको जो है वो सेकंड पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। और एम्स भुवनेश्वर को अगर आपसे पूछता है कि हाल ही में एम्स भुवनेश्वर को लगा कितनी बार मिल चुका है ये अवार्ड कायाकल्प पुरस्कार, तो इसको 3 बार मिल चुका है। जैसे आपको मैंने बताया था कि इंदौर को लगातार चौथी या पांचवी बार जो है वो चौथी बार आपका जो स्वच्छता, स्वच्छ सिटी, स्मार्ट सिटीज, ठीक है, और हाइजीन सिटीज के अंदर जो है वो अवार्ड मिला था, MP का है इंदौर, तो उसी तरह से इसको भी जो है वो किसके अंदर मिल रहा है? कायाकल्प अवार्ड मिल रहा है, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज फॉर हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन के अंदर किसको मिल रहा है? एम्स भुवनेश्वर को मिल रहा है, ठीक है। ये चीज याद रखिए। तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके? कौन सी मिनिस्ट्री देती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देती है। क्या देती है? नेशनल अवार्ड देती है, नेशनल कायाकल्प अवार्ड, ठीक है। किस सेक्टर में देती है? तो पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज फॉर हाई स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन के उसमें देती है, ठीक है। कौन से वाले दिए हैं? तो फिफ्थ दिए हैं। फर्स्ट कौन आया? तो एम्स भुवनेश्वर आया। सेकंड कौन आया? तो जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च आया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख रहा है, ठीक है। विच इज की वाटरफॉल सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ये जो आपका वाटरफॉल है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाटरफॉल, ठीक है, ये किस कंट्री में सिचुएटेड? एक्चुअल में ये वाटरफॉल है। और मैं आपको बता दूं कि आपने सुना होगा एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है, एक्टिव ज्वालामुखी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक्टिव ज्वालामुखी ही है एक तरह से, लेकिन ठंडियों में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे बर्फ पड़ जाती है। और हाल ही में, ये मैं बता दूं आपको, रशिया के अंदर है। और हाल ही में क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे बर्फ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे टूरिज्म को बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ जाते हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है, यहाँ पे विजिट करते हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ये जो टूट के गिर गई थी, और इसमें चार चार आई थिंक 4 थे रशिया के टूरिस्ट थे जो ये देखने गए थे। और उन चारों की जो है वो आई थिंक वो इंजर्ड हो गए हैं बहुत ज़्यादा, शायद उनमें से 1-2 की मौत भी हो गई। तो इसलिए ये खबरों में है। तो अगर आपसे पूछता है कि ये कहाँ पर है, तो आप बता दीजिएगा ये रशिया में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी देख लीजिए, ठीक है। द विलेज इसकी वाटरफॉल इन विंटर इज कॉल्ड सायर आइसिल। ये अगर आपसे पूछता है कि ये किस नाम से जाना है, तो सायर आइसिल के नाम से जाना जा रहा है। आइसिल इज ए स्पाइक्स
ऑफ आइस फाउंड व्हेन वाटर फॉलिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फ्रीजेस। ठीक है, तो जब ये पानी गिरता है, किसी वस्तु पे पानी गिरता है, तो ये हिम बर्फ का गठन करते हैं। ये सारी चीजें ये आपका इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए हाँ, यहाँ पे ये देख लीजिए, चार जो पर्यटक थे, जो टूरिस्ट थे, उनकी मौत हो चुकी थी इसके अंदर अचानक से। यहाँ पर ये जो टूटा था स्पाइक आपका। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है, कंट्री पूछेगा, तो आप बता सकते हैं किस वजह से ये ज्यादा खबरों में है। तो यहाँ पे जो है वो चार टूरिस्ट जो कि यहाँ गए थे, उनकी मौत हो चुकी है, इस वजह से ये वो चर्चा है। ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन जनवरी 15 2021 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू लॉन्च द विच ऑफ फेज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जो अभी 15 जनवरी, तो देखिए आपसे यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब लॉन्च हुई थी। ठीक है, कब लॉन्च हुई थी, तो ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में कब लॉन्च हुई थी। ठीक है, और अभी 15 जनवरी 2021 को इसका कौन सा चरण, इसके कौन से चरण को शुरू किया गया है, तो यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। देखिए मैं आपसे एक चीज आज डिस्कस करने वाला था कि मैं सोच रहा था कि जैसे ये आपके चलते हैं हर वीक में, जैसे आप अभी देख रहे हैं मॉर्निंग में ये लेक्चर आपका प्रीमियर हो रहा है। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि जैसे आपको मैं पर डे लेक्चर्स प्रोवाइड करवाऊँ, तो आपका इसके बारे में क्या सजेशन है, तो ये आप जरूर बताइएगा। मैं कि मैं पर डे 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा वो, जिसमें आपके पर डे जो भी करंट के सेशन हो रहे होंगे वन डे एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो वहां पे मैं 10 15 मिनट का वीडियो अपलोड कर दूंगा, और फिर उसके बाद वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। फिर उसके बाद ये जो वीकली वाला है, ये चलता रहेगा एज इट इज जैसे चल रहा है। ठीक है, तो आप उसके बारे में बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए, इसका जो राइट आंसर है, वो राइट आंसर है आपका थर्ड फेज। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो अभी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास की किस योजना की किस चरण को शुरू किया है, तो थर्ड फेज को शुरू किया गया है। और इसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो देख लेते हैं हम। ये रहे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, चलिए, लॉन्च बाय द ऑनरेबल। अगर ये पूछता है कि लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, तो लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, और इसका एम क्या था, तो इसका एम था 2022 तक 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हैं, उनको प्रोवाइड करवाना। ठीक है, और जितने भी यूथ है उसको जो है वो आपका डिफरेंट स्किल प्रोवाइड करवा के उनको जो है वो जॉब के लिए तैयार करना है, एक तरह से ये इसका एम था। ठीक है, और अभी इसका क्या है, थर्ड फेज इसका जो है वो शुरू किया जाना है। ठीक, चलिए, और ये हाँ, ये देख लीजिए, अंडर अंडर द थर्ड फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र आर टू बी स्टैब्लिश एंड मोर देन 200 ITI, मतलब 200 ITI के अंदर जो है वो 729 कौशल प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की स्थापना की जानी है। जिससे क्या होगा कि ये बहुत तेजी से काम करना, मतलब इस पॉइंट को बहुत बहुत ज्यादा तेजी से जो है वो इम्प्लीमेंट कराया जा सके। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि भाई कब से ये शुरू किए गए थे। ठीक है, ये योजना कब स्टार्ट की गई थी, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड ए वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लैंडिंग इंक्लूडिंग लैंडिंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल एप्स। इनमें से किस संगठन ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल आधार पर एक कार्य समूह का गठन किया है। जैसे आपको पता होगा कि अभी बहुत ज्यादा जो डिफरेंट डिफरेंट एप्स हैं वो लोन प्रोवाइड करवा रही थी लोगों को, जिसमें बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही थी, और अभी बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रुप्स भी थे, कुछ पकड़े गए थे। हाल ही में एक ग्रुप पकड़ा गया था, बेंगलुरु के आसपास शायद वो ग्रुप पकड़ा गया था, जिसमें से एक चाइनीज महिला थी और भी दो लोग थे। वो क्या कर रहे थे कि जैसे आपको लोन चाहिए तो आप फोन से लोन मिल सकता था, लेकिन उसमें जो है वो ब्याज बहुत, इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा ले रहे थे, और आपको हरास कर रहे थे एक तरह से फोन कर करके कि भाई हम सबको बता देंगे कि आपने लोन लिया है, नहीं तो आप इतना पेमेंट करो, हमें ये करो, इस तरह से बहुत सारी चीजें हो रही थी। जब उस पर्सन ने, पर्टिकुलर पर्सन ने सुसाइड कर लिया, तब ये चीज हाईलाइट हुई थी। तो इसीलिए जो आरबीआई है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा। आरबीआई ने क्या किया है भाई, इसके अंदर एक वर्किंग ग्रुप का गठन कर रही है, ताकि ये सारी चीजें इसके अंडर में मॉनिटर की जा सकें और लोगों को जो है वो बचाया जा सके इन सब चीजों से। ठीक ठीक है, क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे कि घर बैठे आपको लोन मिल जाएगा, आप ये करिए, आप इस तरह की वो करिए। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी ऐप से लोन के लिए मत रिक्वेस्ट करिए प्लीज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है फ्रॉड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो भी आप देख लीजिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली constituted a working group on digital lending. Digital lending makes the financial product and service more efficient, inclusive and fair. तो ये चीज याद रखिएगा कि आपको किसी भी जो ऐप है उसके उससे क्या करना है, लोन वोन नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रॉड करते हैं, और अभी हाल ही में ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो पकड़ी गई हैं। ठीक है, चलिए, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं
पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज्ड बाय विच ऑफ दिस, जो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट इनमें से किसके द्वारा जारी की गई, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ईपीएफओ यानी आपका क्या है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या आरबीआई, ठीक है। जल्दी बताइए किसके द्वारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है आपकी किसके द्वारा जो है वो रिलीज की गई है। तो मैं आपको राइट आंसर बता दूं, ये किसके द्वारा रिलीज की गई, आरबीआई के द्वारा। देखिए आपको पता है कि बहुत ज्यादा इस समय बैंक जो है वो दिवालिया घोषित हो रहे थे, और बहुत ज्यादा जो इसका बैंकों का पैसा है वो क्या हो रहा था, एनपीए घोषित हो रहा है। एनपीए क्या होता है भाई, देखिए आप जब भी आरबीआई किसी को एक सेकेंड होल्ड करिएगा। बैंक क्या करती है, जब आरबीआई क्या करती है, आरबीआई सभी बैंकों का आपको पता होगा बैंकों का बैंक आरबीआई को ही कहा जाता है, तो आरबीआई सभी बैंकों को मॉनिटर करके चलती है, ठीक है। और जैसे ही उसको पता चलता है कि वो अब जो ये बैंक है एनपीए होने वाली यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यहाँ से पैसा जो है वो वापस नहीं आएगा, तो उन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें मेजर करने के लिए ये आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो जारी करती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चर्चा में क्यों है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में ये चर्चा में है, क्योंकि इन्होंने अभी अभी रिपोर्ट जारी की। ये रहा रिपोर्ट का कुछ आंकड़ा, आपसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका वनडे एग्जाम्स के अंदर ये आंकड़ा नहीं पूछेगा, जो सारी चीजें लिखी है मैंने ये नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ आपसे ये पूछ सकता है कि कितने बार जारी होती है, तो वर्ष में 2 बार जारी होती है रिपोर्ट, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा बस। और आपसे पूछ सकता है कि कौन जारी करता है, तो आरबीआई जारी करती है, नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आरबीआई जारी करती है, कितने बार, वर्ष में 2 बार जारी करती है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स एंड विच ऑफ दीज जॉइंटली लॉन्च द कोलैब स्कैड सॉफ्टवेयर। आपको पता होगा कि इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपके पिछले वीडियो में बात करी थी, इन्हीं चीज़ों से अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो यहाँ पे आपको राइट आंसर पता होगा। एक क्लू मैं देख सकता हूँ कि 100 लैब्स के बारे में मैंने आपसे कुछ प्रीवियस वीडियो में बोला था, क्या था भाई 100 लैब से रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूं 100 टिंकरिंग अटल टिंकरिंग लैब के बारे में बताया था, अटल इनोवेशन मिशन के बारे में बताया था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखिए मैं आपको फिर से पढ़ देता हूँ। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और इनमें से किसने संयुक्त रूप से कोलैब कैट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, तो मैं आपको बता दूं सीबीएसई यानी क्या आपका सीबीएसई बोर्ड जो है आप उसने और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स ने मिलकर कोलैब कैट सॉफ्टवेयर का जो है वो लॉन्च किया है। क्या करेगा ये सॉफ्टवेयर, तो मैंने बताया था कि अटल टिंकरिंग लैब में बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत नई नई अलग अलग चीज़ों के बारे में जो है वो अवेयर किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि ये टेक्नोलॉजी है, ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जाएगा। तो अटल टिंकरिंग लैब के अंदर ही इन इस सॉफ्टवेयर का जो यूज किया जाएगा। ये देखिए, द एम इज टू बी प्रोवाइड अ गुड प्लेटफॉर्म टू द student of Atal Tinkering Labs across the country. With the software, the students of Atal Tinkering Lab will be able to create and modify 3D design with free flow creativity. ठीक है, 3D डिजाइन के अंदर काम करने के लिए ये जो है वो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसके किसके द्वारा, तो सीबीएसई और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। एमओयू विद, एमओयू क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है एमओयू, क्योंकि आप लोग अधिकतर देख रहे हो कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमओयू साइन किया, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमओयू साइन किया, तो एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। कोलैब कैट सॉफ्टवेयर पूछेगा तो आपको तुरंत याद आना चाहिए आपके माइंड में कि एनआईसी और किसके द्वारा, एनआईसी और सीबीएसई के द्वारा ये किया। और कहाँ के लिए किया गया है, तो भाई अटल टिंकरिंग लैब्स के अंदर इसमें काम कराया जाएगा। ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी, उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है, एन गोपाल स्वामी, डॉक्टर प्रीतम सिंह, डॉक्टर रेणु खट्टर एंड नन ऑफ दी। ये फोटो लगी है भाई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये उनकी फोटो है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। आप ये मॉर्निंग में क्लास देख रहे हैं भाई, जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं थैंक यू सो मच, क्योंकि 6 बजे क्लास लाइव हो रही है और आप लोग इतनी जल्दी जग के बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना। तो वेरी गुड। और इसी तरह लगे रहिए भैया, सफलता आपको बहुत जल्दी मिलेगी, है ना, और सफलता आप ही को मिलेगी। जो लोग सुबह सुबह जग रहे हैं, हालांकि जो रिकॉर्डेड वीडियो बाद में ही देख रहे हैं, ये सफलता आपको भी मिलेगी। आप बस फॉलो करते रहिए हमें और लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए। और आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो हम बोल रहे थे डेली के लिए, ठीक है, तो उसके बारे में हम क्या वो डेली कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको 10 से 15 मिनट में क्या है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप उसको आपको उसकी पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। जैसे ये पीडीएफ चल रही है उसको, उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है।
और ये अपना वीकली चलता ही रहेगा, है ना। और बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सोची हुई है आपके लिए, तो आप बस सपोर्ट करते चलिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हम learn कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है एन गोपाला स्वामी, है ना। और अगर आपसे पूछता है कि इस तरह से भी पूछ सकता है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो आपके एन गोपाला स्वामी क्या थे? फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये कौन है? आईएएस थे, है ना। और अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भाई? सुनील अरोड़ा, आई थिंक सुनील अरोड़ा है, हाँ। तो कमेंट सेक्शन में आप इसका भी बताइएगा भाई आंसर, की सही बता रहा हूँ मैं, नहीं, है ना। तो भाई सारी चीजें चलती रही है ना। अच्छा, मैं इन दोनों लोगों का नाम क्यों दे रहा हूँ, तो ये भी मैं बता दूं कि ये इस कमेटी के जो है वो मेंबर हैं, ठीक। ये कमेटी का गठन क्यों किया गया? तो इस कमेटी का गठन इसलिए किया गया भाई, देख लीजिए आप क्यों किस लिए किया गया है। तो आपको पता होगा कि भारत में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बाहर पढ़ने जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर से आते हैं भारत में पढ़ने, ठीक है। तो इसी जो पढ़ाई है, मतलब जो लोग बाहर से आते हैं, तो उनको भारत भाई, भारत में क्यों आते हैं लोग, या लोग बाहर बच्चे जो है वो भारत में क्यों पढ़ने जाते, भारत से बाहर पढ़ने क्यों जाते हैं? ताकि उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो हमारे यहाँ मतलब भारत में अपने एजुकेशन स्तर को हम किस तरह से इनहेंस कर सकते हैं, और किस तरह से बाहर से ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है हमारे यहाँ पढ़ने आए, इन सब चीजों को लेके, इन सब चीजों के अंदर हम किस तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं, इन्हीं सारी चीजों को लेके इस जो कमेटी का है जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। किसने किया है? तो ये आप ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया है। कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी यूजीसी ने इसके लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर देता हूँ। द ऑफिस ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया. The Office of International Affairs will facilitate networking and extend all support to foreign students to अडॉप्ट टू द कंट्री। तो ये आपको बता दूं मैं, जैसा मैंने बताया कि बाहर से जो बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनके लिए बहुत अनुकूल, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। विदेशी छात्रों को देश के अनुकूल होने के लिए सभी तरह की सहायता प्रदान करने के लिए इन्होंने बोला है। किसने? इंटरनल अफेयर्स ने बोला है। और इन्हीं के द्वारा ये सारी चीजें बोली गई हैं कि भाई कमेटी का गठन किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री इश्यूड स्पेशल परमिट टू दुबई रॉयल्स टू हंट इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड बर्ड हुबोरा बस्टर्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुबारा बस्टर्ड के को हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित पक्षी पक्षी जो है हुबारा बस्टर्ड को किस देश ने कहा है कि भाई इसका आप शिकार कर सकते हैं? दुबई रॉयल्स को विशेष परमिट दिया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ज्यादा ये जब मैं पढ़ रहा था, आपको पढ़ाने से पहले बहुत सारी चीजें मेरे को देखनी पड़ती है ना, क्योंकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ती है। पूरी इन्फॉर्मेशन एक जगह तो मेरे को मिलेगी नहीं, ठीक है। तो मैं बहुत अलग अलग जगहों से, बहुत सारी जगहों से आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, तब आपके लिए जो है वो किसी भी न्यूज़ को जो है वो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि क्या हुआ है भाई। ये आप जो पक्षी देख रहे हैं, ये रहा आपका पक्षी, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। क्या होता है कि ये सर्दियों में पाकिस्तान आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान आ जाता है, और इसका शिकार करने के लिए, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में ये बैन है भाई कि आप इसका शिकार नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि भाई ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको संरक्षित किया जा रहा है ना, बचाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जैसे ही ये आता है, तो पाकिस्तान में इससे रेमिटेंसेस कलेक्ट करने के लिए, इससे भाई आय का स्रोत निकालने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा हर बार, हालांकि यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने मना किया इस चीज को लेके कि आप भाई इसका जो है इस तरह से स्पेशल परमिट नहीं दे सकते किसी भी कंट्री को, लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट की भी बात भी नहीं मानती। पहले क्या था, एक टाइम पे बंद कर दिया इन्होंने परमिट देना, लेकिन हर बार क्या करते हैं ये, फिर से इन्होंने बाद में शुरू कर दी कि भाई हमारे यहाँ इतना रेमिटेंस आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है बाहर से, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई दुबई के जो रॉयल फैमिली के लोग होते हैं, जब ये शिकार करने इस पक्षी का आते हैं पाकिस्तान, तो बहुत ज्यादा पैसे मिल देते हैं पाकिस्तान वालों को, ठीक है। तो क्या होगा भाई, इन्होंने ये परमिट देते, परमिशन दे देते कि हाँ भाई आप आइए हमारे यहाँ, और इस पक्षी का शिकार करिए, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछता है हुबारा बस्टर्ड पक्षी का शिकार करने के लिए परमिट कौन देता है, तो ये पाकिस्तान कंट्री देती है, ठीक है। ये मैंने जैसे ही स्टोरी पढ़ी तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट आपके यहाँ की मना करे, तो फिर भी आप जो है वो कैसे परमिशन दे सकते हैं ना। तो ये रही सारी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक। देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूँ। द हुआरा बस्टर्ड इज द लास्ट टेरेस्ट्रियल बर्ड फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड मिडिल ईस्ट।
अफ्रीका, एशिया और मिडिल ईस्ट के पार्ट्स में ये पाया जाता है। आफ्टर ब्रीडिंग इन द सेंट्रल एशिया ड्यूरिंग स्प्रिंग, ठीक है। तो ये सीजन में प्रजनन के बाद कहाँ जाता है, द अंगोरा बस्टर्ड माइग्रेट साउथ टू स्पेंड द विंटर इन पाकिस्तान, ठीक है। स्पेशली विंटर्स में ये आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान रिसेंटली इश्यूड स्पेशल परमिशन टू दुबई रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम एंड 5 अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली। मतलब क्या है, इन्होंने दुबई के शेख और उनके 5 फैमिली मेंबर्स को इनवाइट किया, एक तरह से बोल दिया है कि हाँ आप भैया इसको शिकार कर सकते हैं इसका। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट है ना। तो आप ये देख लीजिएगा न्यूज, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये रहा आपका ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट रिलेटेड टू विच ऑफ दीज। ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है आपका किस इनमें से किससे संबंधित है, लैंड डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिक। ये आ रहा आपका ग्रेट ग्रीन वॉल, ठीक। तो मैं आपको बता दूं कि लैंड डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज आपका जलवायु जो परिवर्तन होता है, और जो आपकी लैंड जो होती है जहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते, तो उन सब चीज़ों को इनहेंस करने के लिए कि हाँ यहाँ पे ये जो बंजर जमीन है इस पे आप खेती भी कर सकें और इसको हरा भरा भी किया जा सके, तो इसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था। जो एक तरह से ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया था। अभी अभी ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी अभी हाल ही में से फ्रांस की सरकार, हाँ फ्रांस की सरकार ने फंडिंग करी है, ठीक है। फंडिंग करी है कि यहाँ पे जो है वो जलवायु के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाएं, ठीक है। लैंड को, भूमि को जो है वो उपजाऊ बनाया जाए, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पे इनको फंडिंग की गई है अलग अलग कंट्री, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इस योजना का लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करना है, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। अगर आपसे पूछता है ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट किस बारे में है, तो मैंने आपको बता दिया कि क्लाइमेट चेंज है ना, क्लाइमेट चेंज और क्या था, लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। चलिए और क्या है भाई, द ग्रेट ग्रीन वॉल फॉर साहेल एंड सहारा इनिशिएटिव रिसेंटली रिसीव 14 बिलियन US डॉलर एट द रिसेंट वन प्लेनेट समिटी फॉर बायोडाइवर्सिटी। आपको मैंने बताया था वन प्लेनेट समिटी, तो जो वन प्लेनेट शिखर सम्मेलन था, है ना। तो वहां पे इसको 14 बिलियन डॉलर की जो है वो फंडिंग मिली है। इसके अलावा बहुत ज्यादा जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक ने इसको फंडिंग करी है, ठीक है। यानी और इसके बाद अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ने इसको फंडिंग करी है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने फंडिंग करी है। मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने भी इसको फंडिंग करी है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। इस पहल का लक्ष्य 2050 मिलियन टन कार्बन का अधिग्रहण करना और 10 मिलियन हरित रोजगार सृजित करना। यहाँ पे क्या होगा, ग्रे 10 मिलियन ग्रीन जॉब्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। देखिए इस भाई जब प्रोजेक्ट कोई काम चल रहा है तो उसमें जॉब्स तो प्रोवाइड की जाएंगी, क्यों, क्योंकि बिना जॉब्स के काम हो नहीं सकता। अगर आप भाई वहाँ पे लेबर नहीं लगाएंगे तो कैसे वो सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन का जो कार्बन का अधिग्रहण है वो भी कम होगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे फॉरेस्ट लगा, यहाँ पे वन लगाए जाएंगे, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, और इससे क्या होगा भाई, लोगों को भी तो काम मिलेगा। तो ये सारी चीजें की जाएंगी, ठीक है। तो ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट अगर आपसे पूछता है तो आप यहाँ पे सारी चीजें आपको पता चल गई इससे रिलेटेड, तो आप यहाँ पे आंसर कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, विच ऑफ दीज यूएस प्रेसिडेंट हैज बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू बी इम्पीच्ड ट्वाइस। इम्पीच्ड क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे हालांकि, और अब पहले आप बताइए कि इम्पीच्ड क्या, वो कौन सा है इनमें से, राइट आंसर क्या है। इम्पीच्ड क्या होता है भाई, एक तरह का महाभियोग होता है जो कि उस राष्ट्रपति पर लगाया जाता है जो बहुत ज्यादा दुराचार कर रहा हो, और एक तरह से आपका क्या बोलते हैं उसको, अपराध अपराध कर रहा हो, इस तरह से बहुत ज्यादा जो चीजें जो उसको नहीं करनी चाहिए वो सारी चीजें कर रहा हो, तो ये इम्पीच लगाया जाता है, और ये यूएस में इम्पीच किया जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये हुए हैं 2 बार इम्पीचमेंट, किसको मिली है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप है, इनको आपको पता होगा कि 2019 में मिली थी। तब भी इनको जो है वो यहाँ की संसद है उन्होंने माफ कर दिया था, और अभी भी 2021 में भी इम्पीचमेंट इनको इम्पीच्ड किया गया था। तो इनको अभी भी इस बार भी माफी मिल गई। इस बार इम्पीच क्यों किया गया था इनको, अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि कैपिटल हिल जो यहाँ की संसद है, उस कैपिटल हिल में बहुत ज्यादा जो है वो, जिस दिन जो बाइडेन वो ले रहे थे, ओथ ले रहे थे, है ना, शपथ ले रहे थे, उस शपथ ग्रहण समारोह में बहुत ज्यादा जो ट्रम्प के समर्थक थे उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो वहां पे तबाही मचाई थी, एक तरह से आप बोल सकते हैं, कहाँ पे, कैपिटल हिल में, ठीक है। तो वहां पे भी इनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था, किनके ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो ये 2 बार महाभियोग लगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इन जो राष्ट्रपति आप देख रहे हैं, एंड्रयू जॉनसन और बिल क्लिंटन, इन दोनों लोगों के ऊपर भी महाभियोग लगाया गया था। तो ये चीज याद रखिएगा। अगर आपसे वहां पर पूछ लेता है कि इन इनमें से किस राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया था, तो यहाँ पे अब मैं बता दूं कि एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, इन तीनों पर महाभियोग लगाया जा चुका है।
ठीक है। अगर यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि 2021 वाला जो इम्पीचमेंट इनके ऊपर बोला गया था, अगर यहाँ पे इम्पीचमेंट इनका प्रूव हो जाता कि हाँ इनको इम्पीच कर दिया गया है, तो ये जो आगे आने वाला जो इलेक्शन है वो लड़ नहीं पाते, लेकिन अभी इनको जो है वो बरी कर दिया गया है, तो यहाँ पे वो लड़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी आप देख लीजिए कि द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू बी इम्पीच्ड ट्वाइस, 2 बार किया गया। द यूएस प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड बेस्ड ऑन एक्यूजेशन सच एज ट्रेजन्स, हाई क्राइम, ब्रेवरी एंड मिसडीमेनर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अपराध, उच्च अपराध, रिश्वत और दुराचार जैसे कुछ भी व्यवहार करता है कोई भी राष्ट्रपति, तो उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे दो होते हैं, जैसे अपने यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और कौन होता है, और आप दूसरा कौन होता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करी थी ट्रम्प के समर्थक ने, इसीलिए इनको इम्पीच किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट टू इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री। प्रारंभ जो स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट थी, वो किस मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही है, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30। राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किसके प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया समिति इंटरनेशनल समिट का जो है वो आयोजन किया गया था। क्या है भाई, तो जितने भी स्टार्टअप होते हैं इंडिया में, उन सभी के द्वारा उन सभी के लिए ये जो है वो समिट जो है वो स्टार्ट की जाती है। इसका अगर आपसे पूछता है कि किसने इंटरेक्शन किया था, किसने इसके बारे में बोला था, बातचीत किसने की थी, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरेक्शन की थी विद द स्टार्टअप्स एंड एड्रेस स्टार्टअप्स इंडिया इंटरनेशनल समिट प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ के बारे में पूछ सकता है, तो प्रारंभ के बारे में आपको जितने भी थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए और भी कुछ देख लीजिए। ये रही आपकी और इम्पोर्टेंट पॉइंट, द स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किस द्वारा की जाती है ये पूछता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, दो के द्वारा ये जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इम्पॉर्टेंट रूप से जो है वो याद करनी है, और भी जितने भी पॉइंट मैं देता जा रहा हूँ तो वो सारी चीजें आपके लिए यहाँ मैंने पॉइंट दे दिए हैं, और बाइलिंगुअल है ये पीडीएफ, तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी ज्यादा। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्लीकट्टू a traditional bull taming sport of which state in India, किस मंत्रालय ने हाल ही में, आई एम सो सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो पीडीएफ में मैं ये सही कर दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ कि यहाँ पे पूछ रहा है कि जल्लीकट्टू जो आपका स्पोर्ट है वो किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, जिसमें बुल जो आपका ये देख रहा है, यहाँ पे बैल को एक कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे हिंदी जो है वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, आपको जो पीडीएफ मिलेगा, आप जब पैकेज लेंगे तो ये पीडीएफ का जो पेड पैकेज मिलेगा, यहाँ पे ये आपका जो है वो मैं सही कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ, तमिलनाडु, तमिलनाडु में की गई है हाल, और ये बहुत ज्यादा जो है वो प्रचार उसमें रहता है, न्यूज में रहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कई बार जो है वो रोक भी लगाई गई। ठीक है, और फिर उसके बाद भी ये बहुत ज्यादा मनाया भी जाता है, पहले पहले भी कई बार इसमें रोक लगा दी गई। ठीक है, लेकिन ये मनाया जाता है। चलिए, और इसमें क्या होता है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये अब बैल को दो लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये बैल को ये पोंगल के त्योहार में मनाया जाता है। ठीक है, पोंगल के त्योहार में स्पेशली जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। इसमें एक बैल को यहाँ पे देख रहे हैं आप सींग के पास, यहाँ पे एक पोटली बांधी जाती है जिसमें कुछ सिक्के भरे होते हैं। जो भी जब ये बैल छोड़ा जाता है, जो भी उस पर काबू पा लेता है बैल के ऊपर, ठीक है, तो उसको जो है विजेता माना जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो जल्लीकट्टू के बारे में पूछेगा तो तमिलनाडु आप आंसर कर देंगे। Second question, which union ministry won the Scotch Challenger Award under Transparency in Governance category? किस केंद्रीय मंत्रालय ने शासन श्रेणी में पारदर्शिता के तहत स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार जीता है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के पॉइंट है। पंचायती राज मंत्रालय को किस चीज में मिला है स्कॉच अवार्ड, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड, तो शासन में पारदर्शिता के लिए मिला है। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है स्कॉच चैलेंजर अवार्ड द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ ई गवर्नेंस को किसको मिला है, तो ई गवर्नेंस के बारे में पूछता है तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसके मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा जी हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है ई गवर्नेंस के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अगर आपसे पूछता है कि
आपका ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट्स, तो यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के बारे में बोल देना है, ठीक है। और ये आयोजित किसके द्वारा किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा आयोजित किया जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसका चैलेंजर अवार्ड के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के अंदर काउंट करके आपसे पूछेगा जरूर, ठीक है, 100%। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉन द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त मानव अधिकार परिषद के अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है, ठीक है। कौन यहाँ पे जो है वो चेयरमैन पद को जो है वो प्रेसिडेंसी ग्रहण करेगा, मतलब प्रेसिडेंट कौन बनेगा यहाँ पे, यूनाइटेड ह्यूमन काउंसिल राइट काउंसिल के बारे में, ठीक है, ह्यूमन राइट। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, फिजी। फिजी ने जीता है। और फिजी के किसने जीता है, मतलब फिजी में कौन इस प्रेसिडेंट बनेगा, तो मैं आपको बता दूं कि फिजी के अंदर कौन बनेगा भाई, कि ये बनेंगे आपके, मैं लाया था कहीं पे, हाँ ये है फिजी, फिजीज एम्बेसडर इन जेनेवा, नजहत शमीम। ये नजहत शमीम क्या होगी, ये प्रेसिडेंट बनेगी यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर। फिजी को जो है एज एम्बेसडर के रूप में 2021 में प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और इनको वोट कितने मिले, तो भाई देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका वोटों की वो है काउंटिंग, मतलब 47 में से 29 वोट से ये जीते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। अगर यूएनएचआरसी से रिलेटेड कुछ टॉप फैक्ट पूछ लेता है तो मैंने आपको दे दी है, ठीक है। क्या है भाई, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसका मिशन दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना है और उनकी रक्षा करना है, ठीक है। चलिए, और आधार 3 साल में एक बार कार्यकाल के लिए चुनाव होता है, जिसमें चुने गए सदस्य इस कितने होते हैं, 47 सदस्यों के अंदर चुनाव होता है। फाउंडेशन कब हुई थी, तो 15 मार्च 2004 को हुई थी। प्रेसिडेंट कौन है, तो मैंने आपको बता दिया, नजर शमीम है प्रेसिडेंट। हेडक्वार्टर आपसे पूछता है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और अगर आपसे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछता है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, आपको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में टिक कर देना है, ठीक। आप इससे रिलेटेड ऊपर भी मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था, तो आपको बहुत ज्यादा चीजें, जब बार बार एक ही चीज के आप ऊपर फोकस करते हो तो बहुत ज्यादा चीजें आपको कवर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिसेंटली ऑन आर्मी डे January 15, 2021, which of these organization displayed the its combat drone that are part of the swarm technology? swarm technology क्या है भाई, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये ड्रोन का एक समूह है, ठीक है। इस तरह के ड्रोन के समूह बहुत ज्यादा जो है वो अब प्रयोग में लाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि दुश्मन को आप इससे क्या होता है कि भ्रमित भी कर सकते हैं, और भी कई इसके यूजेस होते हैं, मैं आपको आगे वाली स्लाइड में दिखाऊंगा। क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में सेना दिवस जो कि 15 जनवरी 2021 को था, देखिए आपसे कितने क्वेश्चन एक ही बार में कवर होते हैं। मैं क्वेश्चन इस तरह से रखता हूँ कि आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा जो है वो अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाए, बन जाए। सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन बन गया 15 जनवरी से को, ठीक। किस संगठन ने अपने लड़ाकू ड्रोन दिखाए, तो इसमें से आपको बताना है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या है, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने ये जो है वो 15 जनवरी को शो किया था, ठीक है। सॉम टेक्नोलॉजी, इससे होता क्या है, तो ये मैं आपको बता दूं, सॉम ड्रोन्स आर लाइट वेट, ये बहुत हल्के होते हैं, दैट कैरी मल्टीपल पैकेज टू अ सिंगल डेस्टिनेशन एट अ टाइम, जो अलग अलग तरह के बहुत ज्यादा पैकेज जो है वो एक टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। पहली चीज, आप करंट पढ़ते हैं तो ये आपको बहुत ये कॉमन सी चीज है, आपको पता होना चाहिए कि ड्रोन क्या कर रहे हैं। आप अमेजोन ने और भी कई जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, उन्होंने क्या किया है भाई, कि ड्रोन्स को हायर कर लिया और ड्रोन से जो है वो कस्टमर को डिलीवरी दे रहे हैं उसी टाइम पे, जिस समय जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर किया, फॉरेन कंट्रीज की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसी टाइम पे डिलीवरी हो रही है। अच्छा, यहाँ पे आर्मी के पर्पज से ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, दीज ड्रोन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ड्रॉपिंग फूड, एम्यूशन, मेडिसिन एंड अदर स्पेशल नीड फॉर सोल्जर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, अलग अलग लोकेशन पे जैसे सोल्जर्स को कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो क्या होगा, सोल्जर की ये मदद कर सकता है वहां पे छोटी छोटी चीजों को देकर उन्हें, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपसे पूछ सकता है, ठीक है, आर्मी डे के बारे में पूछेगा तो आपको बता दिया, और भी ड्रोन के बारे में पूछेगा तो बता दिया, ठीक है। Which one of the following country is not the part of difficult four countries in Chatham House report? तो Chatham House report क्या है, तो मैं आपको इसके बारे में आगे वाली स्लाइड में बता दूंगा। अभी ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि Chatham House report में निम्नलिखित चार में से कौन सा देश मुश्किल चार देशों का हिस्सा नहीं है, ठीक है। मुश्किल चार मतलब फोर, जो डिफिकल्ट फोर कंट्रीज, ये चैथम हाउस रिपोर्ट क्या है भाई, ये चैथम हाउस एक तरह का थिंकिंग टैंक है। थिंकिंग टैंक क्या होता है भाई, एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अलग अलग तरह की रिपोर्ट जारी करती है ना, तो उसी तरह एक चैथम हाउस है। और ये कहाँ का है, तो मैं आपको बता दूं, ये है लंदन का है, ठीक है। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है चैथम हाउस का। और ये अलग अलग तरह की रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। तो इसने क्या रिपोर्ट जारी की है कि आपके
जो इंटरनेशनली है, जैसे इंटरनेशनली एक मुद्दा है आपका हांगकांग का, और इसी तरह आपका ताइवान का मुद्दा है, ठीक है, क्योंकि ताइवान और हांगकांग क्या है, चाइना इसमें अनाधिकृत रूप से बोलता है कि ये हमारे हैं, लेकिन ये लोग बोलते हैं कौन, ताइवान और आपका क्या है, आपका ताइवान के अलावा और हांगकांग, ये लोग बोलते हैं कि भाई हम अपने में खुद में एक राज्य हैं। लेकिन क्या होता है कि चाइना बोल देता है नहीं ये हमारा हिस्सा है, और जो भी इनके इनकी मदद करेगा, जो भी अलग अलग तरीके से बोलेगा कि नहीं ये हमारे हैं, या ये जो भी बोलेगा, तो उसके ऊपर चाइना क्या बोलता है कि हम सैंक्शन लगा देंगे आपको। एक तरह से वो धमकाता है कि ये हमारे हैं, और हम इनसे किसी तरह का कोई भी जो है वो अलग अलग तरीके से इनसे आप ट्रेड नहीं कर सकते, एक तरह से आप ये समझिए, ठीक है। तो इसने ये रिपोर्ट निकाली है, जिस रिपोर्ट में चैथम हाउस ने बोला है कि भारत, ठीक है, भारत, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रशिया। ठीक है, रशिया को चार देशों के में नहीं रखा है, डिफिकल्ट फोर कंट्रीज में इंडिया, चाइना और टर्की। इन्होंने बोल दिया है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो उसमें भारत जो है वो चाइना के बारे में कुछ बोलता ही नहीं है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो इन्होंने इस बात को जो है बोला है, और इसके अंदर जो मतलब जो अगेंस्ट नहीं जाता चाइना के, क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी चाइना जिस तरह से बिहेव कर रहा है, तो अलग अलग जो कंट्रीज हैं, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, चाइना को एक तरह से काउंटर कर रहे हैं कि चाइना को किस तरह से हम पीछे करें, या चाइना से किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं सारी कंट्रीज के पीछे एक तरह से भारत भी है, कि भारत भी चाहता है कि कहीं कई जगहों पर हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो चैथम हाउस की जो रिपोर्ट है उसमें बोला गया है कि भारत जो है वो कभी भी चाइना के अगेंस्ट जाके इंटरनेशनली कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता है, और चाहे वो भले ताइवान की बात हो या कोई भी बात हो रही हो यहाँ पे हांगकांग के बारे में, या कोई भी बात हो रही, तो चाइना जो के अगेंस्ट नहीं जाता है। और इन्होंने क्या है, ये रही आपकी स्लाइड जहाँ पे आप पूरी चीजें पढ़ सकते हैं, मैंने आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश की है, ठीक है। ये रही आपकी कुछ मैं बता देता हूँ, देखिए, भारत हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर चुप रहा। देखिए बहुत अलग अलग तरह के कानून जो है वो लगाता है चाइना, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि भारत जो है वो हांगकांग वाले मुद्दे पे हो चाहे चाइना वाले मुद्दे पर हो, वो बोलता नहीं है, ठीक है। तो चार डिफिकल्ट फोर कंट्रीज के पक्ष में इन्होंने बोला है कि भारत जो है वो फोर कंट्रीज के अंदर, डिफिकल्ट फोर कंट्रीज के अंदर भारत को रखा है, ठीक है। आपसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, नहीं जो है, ठीक है, जो नहीं है, तो रशिया को इन्होंने नहीं काउंटर किया है, इन्होंने बोला रशिया नहीं है, और बाकी इंडिया, रशिया, वो इंडिया, चाइना, टर्की है, ठीक है, जिनको को डिफिकल्ट फोर कंट्रीज के अंदर रखा गया है। और भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो, ये आपसे पूछ रहा है रंगेटा इनमें से किस से संबंधित है, क्राइम ग्रुप है, ये आप एक तरह का एनजीओ है, या थिंक टैंक है, या नन ऑफ दीज, इसमें से क्या है भाई। रंगेटा जो है आपका इनमें से क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक क्राइम ग्रुप है, और ये कहाँ का क्राइम ग्रुप है, तो मैं आपको बता दूं ये कैलिब्रिया के क्षेत्र में उपस्थित है, ठीक है। और ये है कहाँ पे, तो ये इटली में इस समय बहुत ज्यादा जो है वो चर्चा में क्या है, अंदर है, क्योंकि ये एक तरह का क्राइम ग्रुप है, और ये एक तरह का माफिया है, ठीक। तो इतनी ही इम्पोर्टेंट है, इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, ये न्यूज़ में था तो मैं इसलिए आपको ले आया, ठीक है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली संगठित आपराधिक एक आपराधिक समूह है, क्राइम ग्रुप है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। और आपसे एंड्रिएटा के बारे में कुछ पूछ लेता है तो आपको भी आप इतना पता होना चाहिए, इटली में ये ज्यादा इस समय सक्रिय है, ठीक है, इंडिया में कहीं नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल राइफल एसोसिएशन एस्टेब्लिश इन विच ईयर, संयुक्त राज्य में राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है, 1898, 1888, 1871 एंड 2000, 2000, ठीक है। नेशनल राइफल एसोसिएशन, ये काम भाई आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1871, ठीक है। राइट आंसर क्या है भाई, 1871, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्या है भाई, इंपॉर्टेंट आपका ये रहा, ठीक। क्या है भाई, ये एक तरह की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इट इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन formed by the Civil War veterans General George Wingate and कर्नल विलियम सी चर्च इन 1871। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्टैब्लिशमेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम किसने की थी, जनरल जॉर्ज विंगेट ने और कर्नल विलियम सी चर्च ने की थी, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये एक तरह के ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वाज फॉर्म टू प्रमोट इनकरेज राइफल शूटिंग ऑन साइंटिफिक बेसिस। क्या होता है भाई इसमें, एक तरह से आपको राइफल शूटिंग का बढ़ावा देने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए इस संगठन का गठन किया गया था, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, और अभी ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है भाई, इसके बारे में इनके बारे में जो भी जितने भी संगठन होते हैं उनकी जांच वगैरह भी चलती रहती है। तो अभी हाल ही की जांच में इनमें पाया गया कि यहाँ के जो अलग अलग टाइप जो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो सीनियर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा एक घपला किया है, इसलिए जो है वो ये खबरों में आया है, ठीक है।
और अब इन्होंने बोला है कि ये जो अधिकारी थे, इन्होंने अपनी व्यक्तिगत यानी अपनी पर्सनल जो एक तरह से पर्सनल ट्रिप थी, पर्सनल यात्राएं थी, उनके ऊपर लाखों की डॉलर जो है वो खर्च खर्च की है, राशि खर्च की है। ठीक है, तो इसलिए इनके ऊपर मुकदमा जारी की गया है। ठीक है, और आपसे इंपॉर्टेंट जो पूछेगा वो मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, लेकिन हाँ, हालांकि पॉइंट भी आपके सामने सामने आने चाहिए, क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी जो आपकी एग्जाम लेने वाली संस्थाएं हैं, एक तरह से आप बोल सकते हैं, जैसे अभी आपको पता होगा आईबी का पेपर जो है वो एग्जाम हुआ है। तो आईबी का जो एग्जाम हुआ है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा था भाई, उसमें कंक्लूजन वाले क्वेश्चन पूछ रहा था आपको। आपने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में अगर किसी ने पेपर दिया तो वहाँ पे आपको बताइए तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। वहाँ पे आपको वहाँ पे आपको इस तरह का एक स्टेटमेंट दे देगा और उसके तीन दे देगा वो आपको ऑप्शन। ठीक है, और उसके बारे में पूछेगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है, या कौन सा कथन सत्य नहीं है, या वन और टू, इस तरह से। तो वहाँ पे आपको क्या है, स्टोरी टेलिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको वहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। वो वहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछता कि भाई इनमें से किस देश ने किया, या इसमें से किस देश के द्वारा किया गया। आपको एक ऑप्शन नहीं क्लिक करना पड़ता है। आप आपके पास वहाँ पे बहुत सारा जो है वो अलग अलग तरह की स्टोरी दे देता है, फिर उसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही, उस तरह से होता है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करता है तो यहाँ पे मैंने इंडिया के बारे में भी दे दिया है। तो द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI कब फॉर्म किया गया था, तो अप्रैल 1951 के द्वारा फॉर्म किया गया था। यहाँ पे भी इसका भी एम था कि डेवलपमेंट ऑफ शूटिंग ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। और इसके अंदर कमेटी के फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर थे आपके जीवी मलवंकर। ठीक है, मावलंकर, जीवी मावलंकर थे, जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी थे। तो यहाँ का आपके एक क्वेश्चन और बन गया कि अगर आपसे पूछता है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे, है ना। और इन्होंने ही इसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी इंडिया के अंदर। ठीक है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछता है तो 17 अप्रैल 1951 के अंदर इस भारत में इसकी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी तक आपको, अगर आप हमारी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम 10 क्वेश्चन हर एक स्लाइड हर 10 क्वेश्चन के बाद एक स्लाइड रखते हैं। लेकिन इस वाली में आपको एक भी स्लाइड मिलेगी नहीं होगी क्वेश्चन की, क्योंकि इस बार मैंने वो स्लाइड नहीं रखी है। ठीक है, और मैं अगली बार वो स्लाइड जरूर रख दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो देख लीजिए, द फ्लिंट वाटर क्राइसिस वाज अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस दैट स्टार्टेड इन विच ईयर। तो फ्लिंट जल संकट था, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट था, जो किस वर्ष शुरू हुआ था। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, ये जो संकट था वो 2014 को आया था। क्या था भाई ये, तो मैं आगे वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा। और ये 2014 को आया था और इसको 2019 में रोक लिया गया था, मतलब ये काबू पा लिया गया था। ये आप देख सकते हैं, ये कोई ऑयल नहीं है, हालांकि ये ऑयल की तरह लग रहा है, लेकिन ये पानी है। आप वाटर जिसको बोलते हैं वो वाटर है। ठीक है, तो ये एक तरह का क्राइसिस थी, वाटर क्राइसिस थी, जिसको कंट्रोल कर लिया गया था। कब कंट्रोल किया गया था, 2019। ठीक, चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं। तो द इश्यू बिगेन व्हेन द सिटी ऑफ फ्लिंट, ये सिटी ऑफ फ्लिंट के अंदर आया था। द स्टेट ऑफ मिशिगन शिफ्टेड इट्स वाटर सप्लाई फॉर लेक ह्यूरन टू फ्लिंट रिवर। ठीक है, जब जो आपकी यहाँ पे एक लेक थी उसको स्थानांतरित कर दिया गया था एक तरह से वाटर सप्लाई को, और उसी वाटर सप्लाई के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स होती गई थी। जैसे मैंने आपको वाटर दिखाया अभी, उस तरह का वाटर हो गया था, जिसमें से वहां पे बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चे जो है वो मर गए थे उस चीज़ को लेके। ठीक है, तो तभी ये वाटर क्राइसिस आया था, है ना। चलिए ठीक, अगर आपसे पूछता है द फ्लिंट रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड, किस मतलब जो फ्लिंट नदी है उसको और किस नाम से बुलाया जाता है, तो यहाँ पे मैंने आपको वो भी दे दिया है। ठीक है, 2014 को शुरू हुआ था ये संकट, और अब फिर काबू में पा लिया गया था 2019 तक। ठीक, चलिए, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली अप्रूव्ड अ न्यू आयरन ओर पॉलिसी। कौन सा इसमें से मंत्रालय है जिसने नई लौह अयस्क नीति को मंजूरी दी है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। जल्दी से बताइए। और इसका राइट आंसर क्या है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने नई जो आपकी लौह अयस्क नीति है, आयरन और पॉलिसी है, उसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। The iron ore policy governs the allocation of ranks, rakes and transportation of iron ore. The policy will provide high priority to the movement of iron ore for domestic manufacturing activity. देखिए आपको पता होगा कि लोहे का निर्माण, बहुत लोहे का जो काम है वो बहुत ज़्यादा रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसी को लेकर रेलवे ने जो है वो इस जो पॉलिसी को है जो इम्प्लीमेंट करने की बात कही है। और ये पॉलिसी इफेक्ट में कब से आएगी, तो ये आपकी 10 फरवरी 2021 से इफेक्ट में आ जाएगी। ठीक है, मतलब आ गई है। ठीक, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है,
ये रहा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको भी देखिए, जितने भी मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि हाँ ये पढ़ लीजिए, मैं जिनके बारे में आपको बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो याद करते चलिए। बाकी आपको सारी चीज़ें मैं प्रॉपर इसमें लिख के दे देता हूँ, तो आपको वीडियो को पॉज करके पढ़ना है। अगर आप पीडीएफ का पेड पैकेज ले रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ दिस, कोई बात क्यों नहीं, क्योंकि आपको पीडीएफ मिल जाएगी, देन आप उसके बाद उसको प्रॉपर रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, रिवाइज करते रहिए। करंट का एक यही अच्छा चीज़ें होती है कि करंट आप अगर स्टोरी टेलिंग से पढ़ रहे हैं, जो कि मैं कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी टेलिंग से बताने की, तो आपको आसानी से याद रहता है ना। विच ऑफ दीज मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड सक्षम अवेयरनेस कैंपेन, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में सक्षम जागरूकता अभियान चलाया? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये भी मैं बता चुका हूँ, आपका कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड इसका राइट आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। सक्षम अवेयरनेस कैंपेन किसने चलाया? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने चलाया है, ठीक है। क्यों चलाया है तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिसेंटली लॉन्च सक्षम अवेयरनेस कैंपेन। द कैंपेन वाज लॉन्च टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ग्रीन एनर्जी। जैसा कि आपको पता है कि हरित ऊर्जा को लेके जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा अवेयर है, तो इन्हीं चीज़ों को लेके ये जो अभियान जो है वो शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी वाज फाउंडेड इन विच ईयर? जो अ, आपकी केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इनमें से किस वर्ष हुई थी? 1991, 1990, 2005 एंड 2001। क्वेश्चन नंबर 24 एट द राइट आंसर इज 1990 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या है भाई ये? तो और ये चर्चा में क्यों है, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि इन्होंने अभी हाल ही में अपना 6वां वार्षिक दिवस मनाया है, यानी आप 6 ने एनुअल डे इसका जो है वो मनाया गया है, ठीक है। कब? 15 जनवरी को, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा। आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि CARA का फुल फॉर्म, तो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक। बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो अलग अलग तरह की चीज़ें पूछता है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा बनाया गया है। इसके मिनिस्टर कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, जो मैं चीज़ें पूछ रहा हूँ ना कमेंट सेक्शन में, वो आज मतलब आज का एक तरह से वो 10 क्वेश्चन के बराबर है ना। इसीलिए मैं सारी चीज़ें आपसे पूछे ले रहा हूँ। आपको ये देखिए, जितनी चीज़ें आपसे पूछी जाती है तो वो आपको एक तरह से रिवाइज होती है कि हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने मेरे से पूछी गई थी, तो इसलिए मेरे को याद है, ठीक। Central Adoption Resource Authority operates under the Ministry of Women and Child Development. It acts as the nodal body of the adoption of Indian children. It monitors and regulates inter-country and in-country adoption. ठीक है, जो आपको पता होगा कि गोद लेती हैं कुछ महिलाएं बच्चों को, तो उन्हीं से रिलेटेड ये पॉलिसी है, ठीक। जो क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट पूछने थे वो मैंने आपको बता दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट्स तिरुवल्लर डे? तिरुवल्लर जो डे है वो किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? ये एक पोएट थे, यूनिवर्सल पोएट थे, मैं आपको बता दूं। आर एस पूछता है तिरुवल्लर दिवस मनाया जाता है हाल ही में मतलब इस राज्य द्वारा मनाया जाता है, ये कौन थे? तो आपको ये भी पता होना चाहिए भाई कौन थे, तो ये पोएट थे। किसके द्वारा मनाया गया है? तो भाई आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान है, हरियाणा। किसके द्वारा मनाया गया है? तो ये मनाया गया है क्वेश्चन नंबर 24 तमिलनाडु के द्वारा, ठीक है। तिरुवल्लर दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तमिलनाडु के द्वारा, ठीक है। चलिए, हाँ, वो जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था भाई, ये चीज़, सॉरी फॉर द मिस्टेक, आपको जो मैंने पढ़ाया था तमिलनाडु वाला, जो अभी बुल फाइटिंग वाला पढ़ाया था ना, वो पोंगल वाले दिवस वाले दिन नहीं मनाया जाता है, तो ये आई एम सो सॉरी, पोंगल उत्सव के द्वारा ये मनाया जाता है, ठीक है। और ये मैं आपको बताया तिरुवल्लर दिवस तमिल महीने के दूसरे दिन थाई मनाया जाता है, ये चीज़ भी याद रखिए। अगर आपसे पूछता है थाई कहाँ मनाया जाता है, तो थाई यहीं पे मनाया जाता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे फैक्ट मैं आपको ले आया हूँ। कैपिटल पूछता है चेन्नई, एक गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर के पलानी स्वामी है, ठीक। चलिए, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस दैट इट इज विदड्रॉइंग फ्रॉम द ओपन स्काई ट्रीटी? मैं आपको बता दूं ओपन स्काई ट्रीटी क्या होता है। देखिए, बहुत पहले इन द सेंस कि पहले क्या होता कि ओपन स्काई ट्रीटी अलग अलग कंट्रीज के द्वारा एक जगह पे बनाई गई थी क्यों? क्योंकि दूसरे देश कोई ये तो नहीं बोल रहा है कि हाँ हमने ये एक तरह का परमाणु बम बना लिया या इस तरह की चीजें कर ली। तो अलग अलग जो देश हैं उन्होंने क्या है एक ट्रीटी बनाई थी, वो जिसका नाम था ओपन स्काई ट्रीटी, जिसमें क्या होता था कि आपके जो विमान होंगे वो हमारे देश की सीमा पे नजर रख सकेंगे, ठीक है। कहीं पे हम कोई ऐसी चीज तो नहीं कर पाए जिससे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अ,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक तरह से गलत साबित हुआ है ना। तो अलग अलग कंट्रीज ने क्या किया था, एक तरह से एक लॉ है उसके ऊपर साइन, एक ट्रीटी है जो कौन सी ओपन स्काई ट्रीटी, इसके ऊपर साइन किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया ने साइन किया था कि नहीं, तो भाई इंडिया ने ओपन स्काई ट्रीटी के अंदर साइन नहीं किया था। ठीक है। और यहाँ पे बाहर कौन हटा है, तो बाहर आपका रशिया हटा है। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। ओपन स्काई ट्रीटी से भाई यूएसए भी पीछे हटा था, डोनाल्ड ट्रम्प जी पीछे हटते थे, लेकिन अभी के बारे में पूछता है रिसेंट में, तो रिसेंट में रशिया इससे पीछे हट गया। ठीक है। इन्होंने बोला भाई ओपन स्काई ट्रीटी को हम लोग नहीं मानते हैं, और हम लोग भाई खुला किसी भी देश के ऊपर जो है वो नजर रख सकते हैं। क्योंकि अभी क्या हुआ था, चाइना ने जो है ताइवान के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो नजर रखनी शुरू कर दी थी। तो ताइवान ने भाई कंप्लेन की थी कि भाई ये हमारे पीछे पड़े हैं, है ना। तो इसी चीज को देखते हुए ओपन स्काई ट्रीटी से रशिया पीछे पड़ गया है। ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट दे दिए हैं। द ट्रीटी अलाउज द signatories to carry out unarmed surveillance flights over each अदर्स टेरिटरीज, किसी और के देश के ऊपर, क्षेत्र के ऊपर आप अनाधिकृत रूप से आप इस तरह से निगरानी नहीं कर सकते। और इसी के चलते जो है वो ये रशिया पीछे हट गया है। मैंने आपको बताया था इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ द ओपन स्काई ट्रीटी, भारत ने साइन किए ही नहीं थे इसके ऊपर। तो ये चीज याद रखिए, अगर आपसे पूछता है ओपन स्काई ट्रीटी के अंदर भारत है या नहीं, तो नहीं है। ठीक। और 2020 में मैंने आपको बताया, 2020 में कौन था, यूएस ने लीव हो गया था, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था भाई हम नहीं मानते। ठीक। और इसको बनाया किसने था, तो ये सोवियत यूनियन। ठीक है। कब इसको शुरू किया गया था, तो 1992 के अंदर सोवियत यूनियन ने इसके ऊपर शुरू किया था। और 1955 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर द्वारा शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए ये प्रस्तावित की गई थी। भाई देखिए, क्योंकि क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो एक तरह से अलग अलग हथियार तैयार कर रहे थे और बहुत सारी चीजें कर रहे थे, जिसके ऊपर एक तरह से प्रतिबंध लग जाए, इसलिए ये ओपन स्काई ट्रीटी शुरू की गई थी। लेकिन इसको जो है वो अभी रशिया पीछे हट गया। अकॉर्डिंग टू द स्पेशल मैरिज एक्ट, हु sorry what sorry what should be the age of girl and boy for the marriage, स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार शादी के लिए लड़की और लड़के की उम्र क्या होनी चाहिए, तो इसका आंसर आपको बहुत इजी है, आपको पता होगा 18 और 21 साल। लड़की की एज 18 होनी चाहिए और लड़के की एज 21 होनी चाहिए। चर्चा में क्यों है, क्यों है चर्चा में, तो ये चीज देख लीजिए कि चर्चा में इसलिए है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ जो है वो बातें करी हैं। वो क्या है भाई, कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करने की योजना बनाने वाले जोड़े को अपनी शादी को प्रदर्शित कराने से पहले 30 दिन का नोटिस प्रकाशित नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आपको पता चला था कि बहुत ज्यादा मैंने आपको ऐसी चीजें पढ़ाई है जिसमें से आपको जैसे आपको बताया था कि मैंने एमपी में कानून लागू हुआ है। कौन सा कानून लागू हुआ है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप 30 दिन पहले नोटिस जारी नहीं कर सकते, मतलब आपको नहीं करना पड़ेगा, प्रकाशित नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। ये चीज है वो बोली गई थी। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोली थी कि द स्पेशल मैरिज एक्ट डज नॉट डिमांड राइट्स और सेरेमनीज, रेदर इट इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। बोथ द पार्टीज साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट हैव टू फाइल अ नोटिस ऑफ इंटेंट मैरिज ऑफ द मैरिज रजिस्ट्रार ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इन्होंने बोला भाई आप डिस्ट्रिक्ट में जाके बोल सकते हैं, कर सकते हैं, नोटिस दाखिल करना होगा तो। ठीक है। और ये समारोह या संस्कार की मांग नहीं करते हैं, इस तरह की चीजें इन्होंने बोली है कि 30 दिन का आप जो अल्टीमेटम बोला गया था, इस पर ये कोई बात नहीं, आप 30 दिन पहले नोटिस जारी नहीं कर सकते। चीजें मतलब सारी चीजें इस तरह की बोली गई थी। ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट थी, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है मैं खुद आपके लिए ले आता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे आपका सेशन एंड होता है। मैं आपको पिछले वीडियो के बहुत अच्छा रिस्पांस आया, मैंने आपको बोला था कि भाई आप आंसर किया करिए, तो आपने आंसर किया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने आंसर किया था। तो मैं आपको जो पूछे गए थे क्वेश्चन में उनके बारे में बता देता हूँ आपको राइट आंसर। रिसेंटली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री वाज गिवन द पद्म विभूषण अवार्ड, तो इसका आंसर सबको पता था भाई। क्यों, क्योंकि मैंने अपने पद्म अवार्ड वाली वीडियो में इसका आंसर बताया हुआ था। शिंजो आबे जो जापान के फॉर्मर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको ये अवार्ड मिला था। कौन सा, पद्म विभूषण। कितने लोगों को मिला था, 7 लोगों को मिला था। ठीक है। और आपसे क्या पूछा था मैंने, तो 5 ईयर प्लान्स लॉन्च्ड इन विच ईयर, फर्स्ट 5 ईयर, तो 1951 में लॉन्च किया था पहला 5 ईयर प्लान। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन। बहुत अच्छा रिस्पांस आपका आया है, बहुत देखकर मुझे कमेंट सेक्शन में देखता हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग रिस्पांस कर रहे हो। ठीक है। आप लोग आज के कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा, तो मैंने आपको बोला कि डेली पे हम वीडियो शिफ्ट कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट का वीडियो आ जाएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा कि आप कम टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले पाएंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है। और वीकली वाला अपना चलता ही रहेगा, इसके बारे में जल्दी बताइएगा आप। ठीक है। यूएवी क्या है, वो तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, आपको मैंने बताया था। रामलिंगेश्वर पार्क कहाँ पे और इनॉग्रेट किया गया था, उड़ीसा के अंदर। ठीक है।
ये बुक थी द जर्नी ऑफ ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, तो आर कौशिक के द्वारा लिखी गई थी। अंडर राइट जो नॉवल था राइट अंडर योर नोज, आर गिरिधरन के द्वारा। पहला नेशनल पार्क इन इंडिया, तो उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और आपके न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट, तो सुधांशु धूलिया। ठीक है, ये रहे आपके आंसर क्वेश्चन के। और यहाँ पे रहे आपके इम्पोर्टेंट डेज 8 से 12 जनवरी के अंदर। 13 जनवरी लोहड़ी, आपका 14 जनवरी क्या था, आर्म फोर्सेस वेटरन डे और मकर संक्रांति और पोंगल भी था। ठीक है, 15 जनवरी को आर्मी डे, ये आपको याद ही नहीं रखना, मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, और आपका 18 जनवरी क्या है, नेशनल इम्यूनाइजेशन पोलियो दिवस के द्वारा ही मनाया जाता है, पोलियो दिवस के नाम से ही मनाया जाता है। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर पेड पैकेज लेना है तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको केवल 30 रुपीज़ में आपको जितने भी मंथ के वीकली करंट अफेयर्स वाले ये शो होंगे, ठीक है, उन सभी की पीडीएफ आपको 30 रुपए में मिल जाएगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइएगा जरूर कि आप के जो भी आपके सजेशंस हो, आप डेली वाली पे शिफ्ट करना चाहते हैं, आप बताइएगा किस तरह से हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भी इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी बोलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।